Welcome back again on my YouTube channel Literature World. I am Harpreet Singh Brar, UGC NET qualified from district Hanumangarh of Rajasthan state. आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा पोइम आवर कैजुरिना ट्री रिटन बाय तोरू दत्त। जैसा कि मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस बना रहा हूँ, तो हमारी ये पोइम नंबर 11 रहेगी। हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 15 पोइमें दी हुई हैं। 15 में से मैंने 10 को पहले टीच करवा दिया, तो ये हमारी पोइम नंबर 11 रहेगी। अगर आपने बाकी की 10 पोइमें नहीं देखी तो उसके लिए आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विज़िट करोगे तो आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2026 के नाम से। इसमें बाकी की 10 पोएमें पड़ी हुई हैं और आगे आने वाला बाकी सिलेबस भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पोएम है अवर कैजुरिना ट्री, जिसको तोरू दत्त ने लिखा है। तोरू दत्त के बारे में इस पोएम के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर बात नहीं करूँगा। अगर आपको उनकी बायोग्राफी देखनी है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एक बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर 24 और राइटर या पोइट की मैं बायोग्राफी कवर कर चुका हूँ। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तोरू दत्त की बायोग्राफी भी मिल जाएगी। और इसके अलावा बाकी का सिलेबस मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ 2022 की वैकेंसी के लिए। हालांकि अब मैं नए तरीके से दोबारा उनको कंप्लीट करूँगा, बट अगर आप फिर भी पहले उस सिलेबस को देखना चाहते हो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो आपको प्लेलिस्ट में लिटरेरी मूवमेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिटरेरी पीरियड्स की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इसके अलावा लिटरेरी जो भी फॉर्म्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्टली अब हम बात करते हैं हमारी पोएम की, जिसका नाम है आवर कैजुरिना ट्री बाय तोरू दत्त। तो जैसा कि इस पोएम का टाइटल है आवर कैजुरिना ट्री, तो कैजुरिना क्या है? कैजुरिना जो आप फोटो में देख पा रहे हो, इस प्रकार का एक पेड़ होता है जो कि मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जैसे पाइन ओक भी कहते हैं। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये सारी की सारी तस्वीरें कैजुरिना ट्री की हैं। ये कैजुरिना ट्री है, इसके आप तस्वीर फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके आप पत्ते भी देख सकते हो, टहनियाँ इसकी कैसे जैसे गुच्छे से हैं। और इस फ़ोटो के अंदर ये जो इसका है, ये इसका फ्लावर है, जैसा कि बिल्कुल रेड कलर का है। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि इन फूलों का जिक्र हमारी पोएम के अंदर होगा। तो आपने कैजुरिना ट्री को देख लिया। एक फ़ोटो यहाँ पर आई थी, ये बबून है, क्योंकि इसका भी जिक्र होगा। बबून एक प्रकार का बंदर होता है, लंगूर कह सकते हो आप, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, ये बबून है। चलिए अब हम हमारी पीडीएफ पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये इस पोएम की पीडीएफ है, जिसको मैंने रेडी किया है आफ्टर रीडिंग ऑथेंटिक सोर्स। विकिपीडिया का आर्टिकल हो गया, जहाँ मेरे को और जितने भी ऑथेंटिक सोर्स मिले उनको डीप स्टडी करने के बाद में मैंने इस पीडीएफ को रेडी किया है। तो इस पोएम के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टीच करवाऊंगा। तो पहले आप एक ओवरव्यू देख सकते हो इस पीडीएफ का कि इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, अबाउट पोइट, पब्लिश, फॉर्म, राइमिंग स्कीम, जॉनरा क्या है, थीम क्या है। कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, इमोशनल कोर, नेचर एज मीडियम, थीम, सिंबोलिज्म, टोन एंड मूड, स्पिरिचुअल फिलोसफिकल लेयर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, क्रिटिकल सिग्निफिकेंस, सिंप्लीफाइड समरी। टोटल 26 लाइन के अंदर। फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के अंदर आप देख सकते हो पहले आपकी ओरिजिनल लाइन रहेगी। ओरिजिनल लाइन के अंदर ही अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दिया हुआ है उसका मीनिंग आपको हिंदी में मिल जाएगा। फिर नीचे उस लाइन का नीचे क्रिटिकल एनालिसिस मिल जाएगा।
इस प्रकार मैं सारी की सारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करूँगा। जैसे ये स्टैंजा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में उस स्टैंजा का मीनिंग क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, वो आपको मिल जाएगी। और फिर लास्ट में उस स्टैंजा की एक शॉर्ट समरी। इस प्रकार इस पोएम के पाँचों स्टैंजाज को मैं कंप्लीट करूँगा और लास्ट के अंदर हमारा रहेगा कंक्लूज़न। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है जो मैं इस पोएम के अंदर आपको टीच करवाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल लिटरेचर वर्ड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लिटरेचर वर्ड बाय ब्राड, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर पीडीएफ और जो भी ऑथेंटिक मटेरियल मेरे को मिलता है, जहाँ हमारे काम की जो भी चीज़ होती है वो आपको मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। उसका कोई कॉस्ट नहीं है। जीके का जैसे करंट अफेयर का रहता है राजस्थान का, वो भी आपको यहाँ पर मटेरियल मिल जाता है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई भी इंक्वायरी रहती है तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हरप्रीत ब्राड दीप। तो आप इसको भी यहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे को डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। ये फेसबुक आईडी है ब्राडदीप लिरिक्स। चलिए अब हम पोइम पर आते हैं। आवर कैजुरिना ट्री बाय तोरू दत्त। आवर कैजुरिना ट्री इस पोइम का टाइटल है जिसको तोरू दत्त ने लिखा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे सबसे पहले। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोइम में क्या है। तोरू दत्त कुछ टाइम के लिए 4 सालों के लिए इंडिया को छोड़कर अब्रॉड गई थी, फ्रांस और इटली। तब तक उसकी भाई की और सिस्टर की डेथ भी हो चुकी थी। तो वो वहाँ जाकर इस पेड़ के ज़रिए इस पेड़ को याद करती है, जो कि इंडिया में इनके घर के गार्डन में था। तो पेड़ को याद करती है और पेड़ के नीचे जब ये भाई बहन सारे मिलकर खेला करते थे, उन यादों को ताज़ा करती है। बस यही है इस पोइम के अंदर। तो बात करते हैं अबाउट पोइट शॉर्ट के अंदर। तोरू दत्त जिनका बर्थ हुआ था 4 मार्च 1856 के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 30 अगस्त 1877। इन्हें जॉन कीट के साथ कंपेयर किया जाता है क्योंकि जॉन कीट की भी छोटी उम्र में डेथ हो गई थी टीबी के कारण। वैसा ही तोरू दत्त के साथ हुआ था, इनकी भी टीबी के कारण ही डेथ हो गई थी। तो ये इंडियन बंगाली पोइट्स हैं, ट्रांसलेटर भी हैं क्योंकि इन्होंने संस्कृत और फ्रेंच के वर्क को ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर। ये इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर लिखती थी। बात करें इस पोइम के पब्लिकेशन की कि इस पोइम को कब पब्लिश करवाया गया, तो इस पोइम को तोरू दत्त की डेथ के बाद में जो पोइट्री कलेक्शन आया था 1881 के अंदर, एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, इस पोइट्री कलेक्शन के अंदर इस पोइम को पब्लिश किया गया था। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर लाइन, यानी कि इस पोइम में टोटल 55 लाइन्स हैं, 55 लाइनें हैं, 5 स्टैंजाज हैं। एक स्टैंजा के अंदर 11 लाइनें हैं, एक स्टैंजा के अंदर 11 लाइनें, टोटल 5 स्टैंजाज, तो होगी 55 लाइन्स। राइमिंग स्कीम की बात की जाए तो इसकी राइमिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक म्यूजिकल ओवरफ्लोइंग रिदम देती है। तो ये पाँचों स्टैंजाज की राइमिंग स्कीम है। एक को याद कर लो तो आपके याद रह सकती है। जैसे कि हर एक स्टैंजा के अंदर 11 लाइनें हैं, तो इसकी एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम बनती है ए बी बी ए, सी डी डी सी और लास्ट में ई ई ई। लास्ट की तीनों लाइनें हर एक स्टैंजा की राइम करती है। अब ये लाइनें हर एक स्टैंजा की अगर आप अलग अलग राइमिंग स्कीम निकालोगे तो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये पाँचों के पाँचों राइमिंग स्कीम बन सकती है। जैसे आप नेक्स्ट की देखोगे, सेकंड स्टैंजा की एफ जी जी एफ, एच आई आई एच, जे जे। इसी प्रकार बाकी की राइमिंग स्कीम आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें जॉनरा की, यानी कि ये पोइम किस प्रकार की है। तो ये पोइम सबसे पहले तो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है।
क्योंकि इस पोइम के अंदर पोइट ने अपने बारे में बताया, अपने बचपन के बारे में बताया है, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। दूसरा, ये एक नेचर पोइम है, क्योंकि फर्स्ट के 2 स्टेंजास आप जैसे रीड करोगे तो आपको सिर्फ कैजुरिना ट्री का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पेड़ के बारे में, पेड़ पर क्या कुछ है, कैसे बबून बंदर खेलता है, उसके बच्चे खेलते हैं, कैसे गायें अपने चरवाहों को चरने के लिए जाती हैं, मैदानों में जाती हैं, मतलब नेचर का सीन दिखाया गया है, इसलिए ये नेचर पोइम भी है। तीसरा, ये नॉस्टैल्जिक पोइम है। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? जब हम कहीं घर से दूर होते हैं तो जब हम अपने घर को याद करते हैं, जिसे हम होम सिकनेस कह देते हैं, तो किसी की बहुत जब याद आती है, उस प्रकार की इस पोइम के अंदर भी है। तोरू दत्त अब्रोड में जाकर अपने बचपन को, अपने घर को याद करती है, इसलिए ये पोइम नॉस्टैल्जिक पोइम भी है। इसके अलावा इस पोइम को आप थोड़ा सा ओड की नज़र से भी देख सकते हो, क्योंकि इस पोइम के अंदर कहीं ना कहीं कैजुरिना ट्री के बारे में ज़्यादा बताया गया है। थीम की बात करें, थीम में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, यानी कि ये पोइम किस किस बारे में बात करती है। पहला, ये पोइम मेमोरी के बारे में आप बात करती है। दूसरा, नॉस्टैल्जिया, लव, लॉस, इमोरलिटी, चाइल्डहुड, नेचर, ये सारे के सारे कीवर्ड हैं थीम के। डिटेल में आगे बात करेंगे, ये शॉर्ट के अंदर है क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में हमारा पॉइंट आता है कॉन्टेक्स्ट के बारे में। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये जो टेक्स्ट लिखा गया है, चाहे वो पोइम है या कोई भी ड्रामा है, प्ले है, कोई भी, चाहे वो नॉवल है, वो लिखा कब गया उसके बारे में जानकारी होती है। तो हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इस कॉन्टेक्स्ट को, इस पोइम को लिखा गया था जब पोइट तोरू दत्त अब्रोड के अंदर थी। सॉरी, मैं पोइट बोल रहा हूँ, पोइटेस बोलना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट को लिखा गया वाइल तोरू दत्त लिव्ड अब्रोड मिसिंग हर नेटिव लैंड, जब अब्रोड के अंदर थी, फ्रांस और इटली के अंदर 4 सालों के लिए। जब डिटेल में बायोग्राफी स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जिक्र किया जाता है कि 4 सालों के लिए अब्रोड गए थे। दूसरा, ये पोइम बेस्ड है पर्सनल एक्सपीरियंस पर, जो रिफ्लेक्ट करता है इनके चाइल्डहुड विद सिबलिंग अबजू एंड अरू, जो कि तोरू दत्त के भाई और बहन थे, तो बचपन की यादें इसके अंदर दिखाई गई हैं। तीसरा, थर्ड नंबर पे है द पोइम ब्लेंड्स इंडियन स्पिरिचुअलिटी विद वेस्टर्न रोमांटिक इन्फ्लुएंस, क्योंकि इस पोइम के अंदर जो सीनरी दिखाई गई है, जैसे कैजुरिना पर बैठा हुआ बबून, कोकिला, कोयल, बबून जिसे हम बुलबुल कहते हैं, और सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मैदानों की तरफ जाती हुई गायें, लिली के फ्लावर, तो ये सारे इंडियन को दिखाते हैं। वहीं पर ये हम, जैसे हम कैजुरिना की बात कर रहे हैं, तो वो ऑस्ट्रेलियन ट्री है, और कहीं ना कहीं फ्रांस के और इटली के समुंदर के किनारों की बात भी की जाएगी, इसलिए वेस्टर्न रोमांटिक इन्फ्लुएंस भी है इंडियन स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ। आगे बात करें इमोशनल कोर की, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लेंथी बने, बाकी की मेरी पोइम भी काफ़ी लेंथी बन रही हैं, 1 घंटे से ऊपर भी जा रही हैं। रीज़न ये है कि मैं डिटेल के अंदर बात करता हूँ हर एक पॉइंट पर। अगर आपको अकेली समरी सुननी हो तो मैंने इस पोइम पर पहले एक वीडियो बनाई हुई है 4 से 5 साल पहले, वो जस्ट 18 मिनट की वीडियो है, बट उसके अंदर है क्या, जस्ट एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन और समरी। अब आरपीएससी हर बार हर एक पोइम में से सिर्फ समरी में से क्वेश्चन थोड़ी पूछेगी, क्या पता वो इमोशनल कोर से क्वेश्चन पूछ ले, या फिर हमने जैसे बात की कॉन्टेक्स्ट में से क्वेश्चन पूछ ले। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा पर्पज़ ये रहता है कि जब भी वीडियो को रिकॉर्ड करूँ, बजाय उसकी वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाए, बट आपको मटेरियल सारा का सारा मिल जाए, क्रिटिकल एनालिसिस हो जाए। अब इस वीडियो के जरिए अगर इस पोइम से क्वेश्चन, चाहे आप यूजीसी नेट में कर लेना, चाहे आप डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस, एनबीएस, कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, फिर इस पोइम से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए 20-30 मिनट की वीडियो देखने के बजाय, अलग अलग देखने के बजाय, आप
इस वीडियो को थोड़ा 10-20 मिनट एक्स्ट्रा इस पर स्पेंड कर सकते हो। खैर, हम वापस पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि कईयों को ये रहता है कि वीडियो लेंथ ही बहुत है। इमोशनल कोर। नंबर 1, कैजुरिना ट्री इज ए सिंबल ऑफ मेमोरी एंड लव। इस पोइम के अंदर जो कैजुरिना ट्री है वो सिंबल है मेमोरी का और लव का, यादों का और प्यार का। सेकंड पॉइंट, ये पोइम इवोक करती है, यानी कि जगाती है चाइल्डहुड के जॉय को, बचपन का जो आनंद होता है, फैमिलियल बॉन्ड्स जो होते हैं, एंड ग्रीफ ओवर लॉस्ट सिबलिंग्स, और अपने सगे भाई बहनों के खो जाने पर, उनके डेथ होने के बाद में जो दुख होता है, उसको भी ये पोइम शो करती है। तीसरा, द पोइम कनेक्ट्स पर्सनल लॉस विद यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन ऑन मोरालिटी। ये पोइम पर्सनल लॉस के साथ साथ जो यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन है मोरालिटी पर, उसकी भी बात करती है, उससे भी कनेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर एज ए मीडियम। इस पोइम के अंदर नेचर को एज ए मीडियम दिखाया गया है। जैसे हम पोइम को स्टडी करेंगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो पेड़ जो है कैजुरिना ट्री, वो भी दुख व्यक्त करता हुआ दिखाई देगा। वो एक स्टैंजा आएगा, 4 नंबर स्टैंजा, वहाँ पर आप देखोगे कि ये लाइनें आएंगी कि वो पेड़ खुद रो रहा है, उसे भी लग रहा है कि कोई चीज़ खो गई है। तो नेचर को एक मीडियम के रूप में यूज़ किया गया है। इस पॉइंट को समझने के लिए नीचे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है, इस पोइम के अंदर ट्री, क्रीपर यानी कि बेल होती है, बर्ड्स, बीज एंड बबून। बबून को मैंने आपको फोटो दिखाई थी, बंदर। ये सारे के सारे इलुस्ट्रेट करते हैं लाइफ को, विटलिटी को एंड हारमोनी को। हारमोनी क्या होता है? ताना बाना, यानी कि आपसी मेल जोल। प्रकृति के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ट्री, क्रीपर, बर्ड्स, बीज, बबून। दूसरा पॉइंट, नेचर रिफ्लेक्ट इमोशनल स्टेट। नेचर के जरिए जॉय को, नॉस्टैल्जिया को और रेफरेंस को दिखाया गया है। नंबर थर्ड पॉइंट, ये पोइम शो करती है परमानेंस ऑफ नेचर वर्सेस ट्रांसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि एक तरफ प्रकृति है, नेचर है जो परमानेंस है, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो कभी मरती नहीं है, और एक तरफ इंसान है जो मर जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थीम। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम डिटेल के अंदर बात करेंगे, तो थीम के अंदर पहला पॉइंट है, पहला जो थीम है वो है नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी। नॉस्टैल्जिया वर्ड इसमें बहुत बार रिपीट होगा इस पोइम को जब आप अंडरस्टैंडिंग करोगे। नॉस्टैल्जिया के मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि जब हम किसी की याद में बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, किसी की खो जाने पर, घर की याद भी हो सकती है, किसी पुरानी चीज़ की याद भी हो सकती है। तो इस पोइम के अंदर नॉस्टैल्जिया और मेमोरी इसका प्राइम थीम आप कह सकते हो। दूसरा, इस पोइम के अंदर लव एंड लॉस को दिखाया गया है। टोरू दत्त का जो अपने भाई बहनों के साथ में प्यार था और बाद में उनकी डेथ हो गई टीबी के कारण, तो लव और लॉस इसके अंदर दिखाया गया है। तीसरा, इमॉर्लिटी थ्रू आर्ट। आर्ट के जरिए इमॉर्लिटी दिखाई गई है। इमॉर्लिटी क्या होती है? मतलब जब कोई बंदा, जब कोई चीज़, ऑब्जेक्ट, जब इसकी डेथ नहीं होती, अमर जब हो जाता है। तो लास्ट का जो स्टैंजा आएगा, पोइट्स जब ये कहती है कि मैं एक पोइम लिखना चाहती हूँ जिसके ज़रिए तुम्हें हमेशा के लिए याद किया जाएगा। तो आर्ट के ज़रिए इमॉर्लिटी को शो किया गया है। 4 नंबर, कनेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ विद नेचर। ह्यूमन लाइफ का कनेक्शन दिखाया गया है नेचर के साथ में। ट्रीज एज विटनेस एंड रिपोजिटरी ऑफ इमोशंस, क्योंकि वही बात जो मैंने पहले बताया था, 4 नंबर स्टैंजा आएगा ना, तो ट्री जो है ना, वो खुद रोता हुआ दिखाया गया है। सिंबल्स की बात करें तो इस पोइम के अंदर टोटल 4 सिंबल्स हैं। पहला सिंबल है कैजुरिना ट्री, जो रिप्रेजेंट करता है चाइल्डहुड लव को, इमोशनल स्कैनेंट्री को, लिंक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, क्योंकि वो पेड़ तब भी था जब तोरू दत्त के भाई और बहन जिंदा थे, और ये पेड़ आज भी है जब तोरू दत्त इस पोइम को लिख रही है।
क्रीपर वाइन, क्रीपर वो बेल जो कि रिप्रेजेंट करती है लाइफ चैलेंजेस को। हार्मनी मैंशनड डिस्पाइट स्ट्रगल, क्योंकि जब पोएम की स्टार्टिंग होगी तो दिखाया जाएगा कि एक बेल जो है वो पेड़ को चारों ओर से लिपटी हुई है, तो एक प्रकार का स्ट्रगल दिखाया गया है। नंबर थर्ड, बर्ड्स बीज बबून, ये रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ को, विटेलिटी को और कनेक्टिव कॉन्टिन्यूटी को। नंबर फोर, शैडोज ऑन वाटर टैंक, एक लाइन आएगी कि कैजुरिना ट्री की शैडो पानी के अंदर बन रही है, जो रिप्रेजेंट करती है रिफ्लेक्शन ऑफ मेमोरी एंड एंडोरिंग प्रेजेंस। इसको डिटेल में हम तब समझेंगे जब लाइनों को पढ़ेंगे। इसके बाद में बात करें टोन की और मूड की, तो पहला पॉइंट है टोन के बारे में। इस पोएम के अंदर टोन एक नहीं है बल्कि शिफ्ट होती है। पहले पहले जॉय दिखेगा, फिर एडमायरेशन दिखेगा, उसके बाद में ये टोन शिफ्ट हो जाएगी नॉस्टैल्जिया एंड ग्रीफ पर, और लास्ट में ये टोन शिफ्ट हो जाएगी फिलोसफिकल काम पर। यानी कि पहले पहले जॉय और एडमायरेशन, फिर नॉस्टैल्जिया और ग्रीफ, उसके बाद में फिलोसफिकल काम। मूड की बात करें, मूड इसमें रिफ्लेक्टिव है। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि जब आप किसी पास्ट की चीज़ को याद करते हो। बहुत बार हम जब अनसीन पोइट्री करते हैं वहाँ पर भी आता है कि पोइम किस प्रकार की है। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव अगर किसी पोइम के अंदर पास्ट की बात को याद किया जा रहा है उसका मतलब होता है रिफ्लेक्टिव, पास्ट की बात को याद करना, उस पर रिफ्लेक्ट करना। टेंडर एंड मेलंकनिक, यानी कि दुख, थोड़ी सी दुखी वाली भी इसकी मूड रहेगा, विद मोमेंट्स ऑफ स्कैनिटी एंड स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस। अब बात करें स्पिरिचुअल फिलोसफिकल लेयर की, तो इसमें भी 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, ये पोइम इन्फ्लुएंस्ड है वेदांता एंड उपनिषद से। तोरू दत्त की बायोग्राफी पढ़ते हैं, ओल्ड सिलेबस के अंदर आपने तोरू दत्त को अच्छे से पढ़ा है, तो तोरू दत्त का वेदांता और उपनिषद से काफ़ी इंस्पिरेशन उन्होंने लिया था। दूसरा, ये पोइम एक्सप्लोर करती है लाइफ, डेथ एंड इमोर्टलिटी थ्रू लव एंड मेमोरी। नंबर थर्ड, द ट्री एम्बॉडीज फेथ, कॉन्टिन्यूटी एंड इमोशनल परमानेंस। ये इसके तीनों के तीनों स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल लेयर हैं। फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात करें, हालांकि मैंने ऊपर बात की वो शॉर्ट के अंदर था, अब यहाँ पे डिटेल में। पहला पॉइंट, इसमें 5 स्टेंजाज हैं, हर एक स्टेंजा में 11 लाइनें हैं, टोटल 55 लाइन्स। म्यूजिकल एंड रिदमेटिक। नंबर 2, ओवरफ्लोइंग रिदम पैटर्न है, मिरर ओवरफ्लोइंग इमोशंस का, यानी वैसे कोई मीटर वगैरह यूज़ नहीं हुआ। ब्लेंड ऑफ रोमांटिक एंड विक्टोरियन स्टाइल विद इंडियन स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन के साथ में, तो ये इसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है। राइमिंग स्कीम की बात मैंने ऊपर कर ली थी, ए बी बी ए, सी डी डी सी, फिर बाद में 3 बार ई आएगा, ई ई ई। क्रिटिकल सिग्निफिकेंस, पहला फर्स्ट पॉइंट, ए फैशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है, नेचर एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन का ये फैशन है। नंबर 2, कनेक्ट करती है पर्सनल ग्रीफ विद यूनिवर्सल एक्सपीरियंस के साथ। नंबर 3, कैजुरिना ट्री इमॉर्टलाइज सिबलिंग्स मेमोरी एंड पोइट्स वॉइस। कैजुरिना ट्री इमॉर्टलाइज करता है तोरू दत्त के सिबलिंग्स को, उनकी मेमोरी को और पोइट्स की वॉइस को। नंबर 4, रिप्रेजेंट्स हार्मनी ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, पास्ट एंड प्रेजेंट, इमोशन एंड आर्ट। ये चीज़ आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी क्योंकि हम लोगों ने जस्ट समरी सुनी होती है, समरी सुन के हम इस चीज़ के आदी हो जाते हैं कि भाई पोइम ऐसे होनी चाहिए, बट वहाँ पर क्वेश्चन जब आता है ना फिर हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन बन सकता है क्या, इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी आपको डीप लग रही है भाई। क्रिटिकल सिग्निफिकेंस वगैरह, इमोशनल कोर जो भी ऊपर आए थे ना सारे के सारे, बट आप ये याद रखना कि 15 पोइम है, 15 में से एक क्वेश्चन तो आएगा, 15 की 15 पोइम में से ईजी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं।
कहीं ना कहीं किसी न किसी पोएम में से तो हार्ड क्वेश्चन बनेगा और आपके लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाइड समरी दी हुई है। समरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लाइनों के अंदर डिवाइड कर दिया। ये समझ लो कि लाइन बाय लाइन समरी यहाँ पे दी हुई है, तो हम इसको पढ़ेंगे तो एक प्रकार की हम पोइम का ही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ से आधा समझ लेंगे। फर्स्ट लाइन है, पहला पॉइंट, इस पोइम द पोइम बिगन्स विद डिस्क्रिप्शन ऑफ कैजुरिना ट्री। इस पोइम की शुरुआत होती है कैजुरिना ट्री के डिस्क्रिप्शन के साथ में। नंबर 2, एक क्रीपर जिसे हम बेल कहते हैं, लता कहते हैं, वाइंड्स इटसेल्फ अराउंड द रग्ड ट्रंक यानी कि तना ऑफ द ट्री लाइक ए ह्यूज पाइथन। तो उस कैजुरिना ट्री के चारों ओर एक बेल पाइथन की तरह लिपटी हुई है। नंबर 3, द क्रीपर हैज़ लेफ्ट डीप मार्क्स ऑन द ट्री ट्रंक। उस बेल ने उस पेड़ के तने पर कुछ मार्क निशान बना दिए हैं। तो एक पेड़ है, पेड़ के चारों ओर बेल लिपटी हुई है, बेल के कारण उस पेड़ के तने पर कुछ गहरे निशान बन गए हैं। द ट्री इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज ए जाइंट ड्यू टू इट्स साइज, स्ट्रेंथ एंड बोल्डनेस। पेड़ को यहाँ पर मेटाफोरिकली जाइंट बताया गया है। जाइंट यानी कि विशालकाय, बहुत बड़ा, इसके साइज, स्ट्रेंथ और बोल्डनेस के कारण। नंबर 5, द क्रीपर टाइटली रैप अराउंड द ट्री बट द कैजुरिनाज स्ट्रेंथ अलाउ इट टू बियर द ग्रिप। यानी कि जो क्रीपर है, जो बेल है, उसने टाइटली पेड़ के चारों ओर ऐसे रैप कर रखा है, लिपटी हुई है, बट कैजुरिना ट्री की ताकत इतनी है कि वो इसको सहन कर पा रहा है। पॉइंट नंबर 6, इफ़ इट वर एनी अदर ट्री इट माइट नॉट विस्टैंड द क्रीपर। पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि अगर कोई और पेड़ होता तो शायद जिस प्रकार इस बेल ने इसको पूरा रूप से जकड़ रखा है ना, तो कोई और पेड़ इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता, वो मर जाता, मुरझा जाता या सूख जाता। पॉइंट नंबर 7, द ट्री वियर द क्रीपर लाइक ए स्कार्प। यहाँ पे इस पोइम के अंदर बताया गया है कि उस बेल को पेड़ ने एक स्कार्प यानी कि मफलर या फिर ओढ़नी, मफलर या ओढ़नी की तरह ओढ़ रखा है। सिमिली आएगी। नंबर 8, इट्स क्रिम्सन, क्रिम्सन गहरे लाल रंग के फ्लावर जिसकी फ़ोटो मैंने स्टार्टिंग के अंदर दिखाई थी, फिल द बो एडिंग ब्यूटी टू ट्री। यानी कि इस पर गहरे लाल रंग के फूल भरे हुए हैं जो पेड़ को और सुंदर बनाते हैं। पॉइंट नंबर 9, ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पर इस पेड़ पर बर्ड्स, पक्षी एंड बीज, मधुमक्खियाँ गैदर ऑन द ट्री, इस पेड़ पर आते हैं। यानी कि दिन के टाइम पर इस पेड़ पर पक्षी और मधुमक्खियाँ आते हैं। नाइट के टाइम पर इसमें से एक म्यूज़िक आता है, एट नाइट द गार्डन इज़ फुल ऑफ म्यूज़िक। संग डार्कलिंग रेफर टू नेक्टरल, रात्रिकालीन जो रात के समय गाए जाने वाला गीत होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब कि रात को भी कुछ कीट पतंगे इस पेड़ पर आते हैं जिसके कारण उनका भी एक साउंड क्रिएट होता है जिसे इन्होंने डार्कलिंग कहा है। दिन के टाइम पे पक्षी और मधुमक्खियाँ, रात के टाइम पे डार्कलिंग सॉन्ग। फिर मॉर्निंग के बारे में बताया है कि जब पोइट अपनी विंडो ओपन करती है, द सॉन्ग कंटिन्यू टिल डाउन वाइल ह्यूमन स्लीप बट द ट्री एंड इट्स इनहेबिटेंट रिमेन लिवली। 11 नंबर लाइन ये कह रही है कि जो रात का जो संगीत है ना, वो तब तक चलता है जब तक इंसान सोते रहते हैं। पॉइंट नंबर 11, द पोइम हाईलाइट द ट्रीज स्ट्रेंथ, ब्यूटी एंड लाइफ्स इट्स स्पोर्ट। ये चीज़ शो करती है, जैसे अभी बताया कि इस पर पक्षी आते हैं, मधुमक्खियाँ आती हैं, कुछ कीट पतंगे भी आते हैं, वहाँ से म्यूज़िक आता रहता है, यानी कि और छोटे छोटे पता नहीं कितनी संख्या में बहुत सारे जीव, छोटे छोटे कीट पतंगे इस पर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। ये चीज़ ये शो करती है कि एक ट्री जो है ना, वो लाइफ को सपोर्ट करता है। एट डाउन, मॉर्निंग के टाइम पर, पॉइंट नंबर 3, यानी कि सुबह के टाइम पर, पोइट डिलाइटेड इन सीइंग द ट्री फ्रॉम हर विंडो। पोइट ये बताती है कि जब मैं सुबह विंडो ओपन करती थी तो इस पेड़ को देखकर काफ़ी आनंदित हो जाती थी, डिलाइट। इन विंटर, यानी कि विंटर के सीज़न पर,
ए ग्रे बबून, एक लंगूर या फिर बंदर जिसकी फ़ोटो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, सिट्स ऑन द ट्री वॉचिंग द सनराइज वाइल इट्स यंग प्ले इन ब्रांचेज। यानी कि सर्दियों के टाइम पर पूछा जा सकता है कौन सा सीज़न, विंटर, याद रखना विंटर। तो विंटर के सीज़न पर जो बबून था वो पेड़ की बिल्कुल सबसे ऊंची चोटी पर बैठता है, उगते हुए सूरज को देखता है, जबकि उस टाइम पर उसके जो छोटे बच्चे हैं वो बाकी टहनियों पर उछल कूद करते हैं। पॉइंट नंबर 15, द ट्रीज शेडो फॉल ऑन लार्ज वाटर टैंक। तो पेड़ की छाए पास में जो बड़ा सा जलाशय है, वाटर टैंक है, उसमें पड़ती है। पॉइंट नंबर 16, द ट्री इज डियर नॉट जस्ट फॉर इट्स ब्यूटी बट बिकॉज ऑफ पोइट्स स्पेंट हैप्पी चाइल्डहुड मोमेंट्स अंडर इट विद हर सिबलिंग्स। यहाँ पर पोइट ये बताएगी, इतना कुछ बताने के बाद वो ये बात कहेगी कि ये पेड़ मेरे को इसलिए प्यारा नहीं है कि इसकी सुंदरता, इसकी भव्यता, बल्कि इस कारण ये मेरे पेड़ मेरे को प्यारा है क्योंकि इससे मेरी चाइल्डहुड की मेमोरी जुड़ी हुई है। मैं और मेरे भाई बहन इस पेड़ के नीचे खेला करते थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है। पॉइंट नंबर 17, नेचर इन द पोइम इज पोर्ट्रेट एज ए शेयरिंग ह्यूमन फीलिंग एंड लाइटेनिंग इमोशनल बर्डन्स। फिर ये इसमें दिखाया जाएगा कि नेचर भी फीलिंग्स को शेयर करता है, ह्यूमन फीलिंग को। जैसे पेड़ को रोता हुआ दिखाया जाएगा, लाइन आएगी कि पोइटिस कहेगी कि मुझे एक शोकगीत सुनाई दे रहा है, और ये शोकगीत कौन गा रहा है? ये पेड़ को पर्सोनिफाई किया जाएगा। पॉइंट नंबर 18, इवन वाइल लिविंग अब्रोड इन फ्रांस एंड इटली द पोइट रिमेंबर द ट्री स्ट्रांगली एंड फील्स इट्स प्रेजेंस। अब्रोड में रहने के बावजूद, फ्रांस और इटली में रहने के बावजूद, तोरू दत्त इस पेड़ को स्ट्रांगली याद करती है और इसकी प्रेजेंस को फील करती है। 19, शी विशेस टू consecrate the tree's memory for those who have passed away। पोइटस पेड़ को पवित्र करना या उसको समर्पित करना चाहती है उन यादों के साथ में जो इस दुनिया में नहीं है। द पोइटस होप्स द ट्री विल नॉट बी फॉरगेटन आफ्टर हर आउन डेथ। फिर पोइट ये बताएगी कि मेरी डेथ के बाद में भी इस पेड़ को याद किया जाएगा। जैसे आज तोरू तो नहीं है, बट हम आज भी इस पोइम को पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 21, शी immortalized the tree through the poem similar to Wordsworth's Your Trees Borrowdale। अब याद रखना कि लाइन 21 जो बता रही है कि इस पोइम के अंदर तोरू ये चाहती है कि वो भी इस कैजुरिना ट्री को इमोर्टल बनाना चाहती है, जिस प्रकार वर्ड्सवर्थ की पोइम थी। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के अंदर उन्होंने यो नामक ट्री, यो भी एक प्रकार का ट्री है, आई थिंक ये टेंटन एबे के अंदर इसका जिक्र आया था, मैंने पोइम को टीच करवाया था। यो ट्रीज, बोरोडेल क्या है? घाटी है, घाटी के अंदर ये पेड़ पाए जाते हैं। तो जिस प्रकार विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोरोडेल घाटी के यो ट्रीज को इमोर्टलाइज कर दिया, आज भी हम उनको पढ़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर तोरू दत्त कैजुरिना ट्री को इमोर्टलाइज करना चाहती है। पॉइंट नंबर 22, शी आस्क्स मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ओबिलियंस कर्स। ओबिलियंस कर्स होता है कोई भूल भुलैया का शाप या फिर विसर्म का शाप, ऐसा अभिशाप कि लोग आपको भूल जाएंगे। तो पोइट्स यहाँ पे कहती है कि उस अभिशाप से जो मेरा प्यार है, तुम्हारे से लगाव है, वो बचा लेगा, यानी कि तुम्हें भूला नहीं जाएगा, प्रोटेक्ट करेगा लव। 23rd, in the final stanza she want to honor the tree for those she loved who are now at peace। फाइनल स्टेंजा के अंदर पोइटस चाहती है ऑनर देना, यानी कि सम्मान देना पेड़ को उन लोगों के लिए क्योंकि जो इस दुनिया में नहीं है, इसके भाई बहन, उन लोगों को भी ये पेड़ प्यारा था। 24, शी विशेस द ट्री टू लिव लॉन्ग लाइक द यो ट्री ऑफ बोरोडेल। तो पोइटस चाहती है कि यो ट्रीज़ की तरह ये पेड़ भी हमेशा के लिए याद किया जाए। 25, द पोइट कॉन्ट्रास्ट यानी कि तुलना करती है
द कैजुरिना ट्री with trees of England. The Casuarina evoke nostalgia, memory, and longing, and the English tree reflect isolation. यानी कि कंट्रास्ट पैदा करती है, एक तरफ कैजुरिना ट्री और दूसरी तरफ इंग्लैंड के जो इंग्लिश ट्रीज़ हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं आइसोलेशन को। और लास्ट लाइन 26, द फाइनल लाइन emphasize the poem as a written memory, seeking love to protect both the tree and her poem from time's decay. लास्ट में वो कहेगी कि मैं ऐसी पोएम लिखना चाहती हूँ, कुछ लाइनें लिखना चाहती हूँ जिसके ज़रिए मेरी उन यादों को और तुम्हें याद किया जाएगा हमेशा के लिए। अभी हमने क्या देखा, एक सिंप्लीफाइड समरी देखी। अगर आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर मैं हर एक लाइन को और डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगी। इसलिए मैंने जस्ट लाइनें जैसे लिखी हैं उनको सिंपली हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। आप चाहो तो एक बार दोबारा इनको लाइन खुद पढ़ के देखना, आपको समरी याद हो जाएगी कि हाँ इस पोएम में क्या है। अगर नहीं भी आई तो अब हम देखेंगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, यहाँ से आपको और चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। बात करते हैं पहले फर्स्ट स्टैंजा की। तो अब आपको ये पता है कि पेड़ का यानी कि तोरू दत्त अब्रोड बैठी हुई है, तो वो इंडिया के अंदर बंगाल के अंदर उनका जो घर था उनके गार्डन में एक पेड़ था कैजुरिना ट्री, उसको याद कर रही हैं। असल में उस पेड़ के जरिए वो उनको भी याद कर रही हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उस पेड़ का सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन देंगी कि उस पेड़ पर एक बेल लिपटी हुई है जो कि अजगर की तरह है। तो फर्स्ट लाइन की शुरुआत होती है, लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, यानी कि एक अजगर की तरह। पाइथन अजगर, बड़ा सांप। वाइंडिंग यानी कि गोल गोल, राउंड एंड राउंड यानी कि चारों तरफ से। तो यहाँ पे बेल की बात हो रही है, एक जो बेल है वो कैजुरिना ट्री के चारों ओर से अजगर की तरह लिपटी हुई है। तो इसकी शुरुआत भी एक सिमिली के साथ हुई है। क्रीपर को कंपेयर किया गया है ह्यूज पाइथन के साथ में। पाइथन के साथ इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि जिस प्रकार जो अजगर होता है उसकी जो रैप होती है, जब वो किसी को जकड़ता है तो बहुत टाइटली रैप करता है। ये चीज़ शो करने के लिए कि वो जो बेल है ना, जो पेड़ के चारों ओर लिपटी हुई है, वो ऐसे नॉर्मली लिपटी हुई नहीं है, बल्कि बहुत मतलब कि टाइटली उसने उसको रैप किया हुआ है पेड़ को। इसलिए इस सिमिली का यूज़ किया गया है। वो और भी कोई सिमिली यूज़ कर सकती थी बट उसने नहीं किया। लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक। ट्रंक होता है तना, रग्ड होता है खुरदरा। तो पेड़ के उस रग्ड ट्रंक पर इंडेंटेड होता है दांतेदार, डीप यानी कि गहरे, स्कैर्स होते हैं निशान। तो इस पूरी लाइन का मतलब है उस बेल के कारण इस पेड़ के खुरदरे तने पर कुछ गहरे दांतेदार निशान बन गए हैं। इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो बाद में स्टडी कर लेंगे। तो वो निशान बने हुए हैं। अप टू इट्स वेरी सुमित नियर द स्टार। अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, पहले आप इस लाइन को पढ़ो यहाँ से, क्योंकि इस लाइन के अंदर एंजैबमेंट का और इन्वर्जन का यूज़ बहुत हुआ है। एंजैबमेंट होता है कि एक लाइन आगे तक फ्लो करती है, और इन्वर्जन होता है कि जैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। आपको ये बोलना है कि आई एम टीचिंग पोइम, तो पोइट ऐसे बोल सकता है कि पोइम, टीचिंग, आई एम, शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं। अब जैसे आप इसको ऐसे पढ़ोगे ना, एक क्रीपर यानी कि एक बेल क्लाइम यानी चढ़ती है, ऊपर जाओगे। एक क्रीपर क्लाइम्स अप टू इट्स वेरी सुमित नियर द स्टार। तो अब ये ऊपर हो गया ना, उल्टा पुल्टा हो गया कि सेंटेंस का सब्जेक्ट तो यहाँ पे पड़ा हुआ है कि जो बेल है वो चढ़ती है अप टू इट्स वेरी सुमित, बहुत ऊंचाई तक। सुमित होता है शिखर, नियर द स्टार यानी कि वो बेल इस पेड़ के शिखर तक, शिखर जो कि तारों को टच कर रहा है, वहाँ तक जाती है। और उस बेल के कारण इसके तने पर कुछ निशान बन गए हैं, और वो बेल ने पेड़ को एक अजगर की तरह गोल गोल जकड़ रखा है। अब ये सारा का सारा इन्वर्जन है, इसलिए समझ में नहीं आता।
अगर हम लाइन टू लाइन वैसे पढ़ते हैं तो। अब दूसरी लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। द ट्रीज ट्रंक इज रफ, ट्री का जो तना है वो रफ है और स्ट्रॉन्ग है। वेयरिंग डीप मार्क्स, उस पर गहरे गहरे मार्क बने हुए हैं। मेड ओवर टाइम, टाइम के साथ में। सजेस्टिंग स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, जो कि इस बात का प्रूफ बनते हैं कि ये पेड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितना ज़्यादा पुराना पेड़ होगा उस पर उतने गहरे दाग धब्बे से बने होते हैं ना उसके तने पर, उसको शो करते हैं। फिर जो लाइन आई थी अप टू इट्स वेरी सुमित, अप टू इट्स यानी पेड़ की, वेरी सुमित यानी सुमित यानी कि शिखर, नियर द स्टार, इसके तारों तक जो जाता है शिखर। द ट्री ग्रोज सो टैल दैट इट ऑलमोस्ट टचेज द स्टार विच इज़ एन एग्जेजरेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है हाइपरबली का, क्योंकि ये कह रहा है कि बेल पेड़ के शिखर तक जाती है, शिखर जो कि तारों को छूता है, तो कुछ ज़्यादा ही बात को बढ़ा दिया, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है हाइपरबली का, इसके ग्रांडियर को शो करने के लिए, इसकी भव्यता को शो करने के लिए। एक क्रीपर क्लाइम्स हमने पढ़ लिया। अब जो वो बेल है ना, इन हुज एम्बेरेंस, एम्बेरेंस होता है आलिंगन करना, गले लगाना, तो बेल के गले लगाने के कारण, अब बेल गले लगा रही है तो बेल को यहाँ पे क्या कर दिया, पर्सोनिफाई, क्योंकि एम्बेरेंस करने का गुण तो इंसानों का होता है, तो यहाँ पे क्रीपर को इस एम्बेरेंस वर्ड के कारण, शब्द के कारण पर्सोनिफाई किया गया है। एक क्रीपर क्लाइम्स इन हुज एम्बेरेंस बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव, कि इसकी एम्बेरेंस जो इसने बाउंड किया हुआ है कोई और ट्री सहन ना कर पाता। अब आपको ये सारी लाइन समझ में आ गई, इसलिए उसने उसको पाइथन से कंपेयर किया था। द क्रीपर इज टेंकेशियस एंड टाइट बट द कैजुरिना सर्वाइव अनलाइक एनी वीक ट्री, तो यहाँ से पता चल रहा है कि वो कैजुरिना ट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है। बट ग्लैंटली, ग्लैंटली होता है साहसपूर्वक, वीरतापूर्वक, बट ग्लैंटली द जाइंट, ये जाइंट जो वर्ड आया है ना, जाइंट, ये उस पेड़ के लिए आया है, जाइंट, यानी कि द जाइंट, उस पेड़ ने जाइंट ग्लैंटली यानी कि साहसपूर्वक, वियर द स्कार्प एंड, अब इस लाइन को छोड़ दो, फ्लावर वाली बात आगे करेंगे। ये ऊपर वाली लाइन से लिंक हो रहा है कि उस बेल को कोई और पेड़ होता सहन ना कर पाता, जिंदा ना रह पाता, बट इस जाइंट ट्री ने इसको बड़े ग्लैंड्री यानी कि साहसपूर्वक वियर कर रखा है स्कार्प की तरह। स्कार्प उस वेल के लिए यूज़ किया है, स्कार्प मैंने आपको बताया था ओढ़नी या मफलर, तो यहाँ पर स्कार्प बर्ड किसके लिए मेटाफर है, ये उस बेल के लिए यूज़ किया गया है। अब यहाँ के बाद में नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, एंड फ्लावर्स आर हंग, और फूल हंग यानी कि लटके हुए हैं। अब ये लाइन आगे तक चलेगी, ये होता है एंजॉयमेंट। एंड फ्लावर आर हंग इन क्रिम्सन, फूलों की बात की जा रही है कि फूल कैसे हैं, क्रिम्सन है, गहरे लाल, रक्तिमा, जिसकी फोटो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी। क्लस्टर होता है वही गुच्छे, ऑल द बो अमंग, बो क्या होती है, झाड़ियाँ, सॉरी टहनियाँ, यानी कि उन टहनियों के अमंग बीच में लाल रंग के फूलों के गुच्छे हंग लटके हुए हैं, तो ये डिस्क्राइब कर रही हैं कि पेड़ कैसा है। तो पहले हम इसको पढ़ लें ऊपर वाले को। द पोइट पर्सोनीफाई द ट्री एज ए हीरोइक जाइंट, अच्छा यहाँ पर उसने ट्री को भी पर्सोनीफाई कर दिया, उसको जाइंट बताकर, जाइंट विशाल का एक कोई दैत्य होता है, राक्षस वगैरह, तो विशाल होने का मतलब किसी इंसानी गुण उसको दे दिया। द पोइट पर्सोनीफाई द ट्री एज ए हीरोइक जाइंट ग्रेसफुली वेयरिंग द क्रीपर एज इफ इट वर ए क्राफ्ट, यानी कि मफलर, तो वो तो बेल को ऐसे पहने हुए जैसे मफलर पहन रखा है, इसलिए यहाँ पे पेड़ को भी पर्सोनीफाई किया गया है। इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द बो अमंग द ट्रीज ब्रांचेस आर डेकोरेटेड विद रेड फ्लावर क्लस्टर्स, क्लस्टर उसने गुच्छे, गिविंग ए विविड ब्यूटीफुल इमेज, तो ये फूल लटके हुए हैं टहनियों पर। आगे पॉइंट कहता है कि वेयर ऑन, यानी कि उन फूलों पर, उन टहनियों के गुच्छों पर
वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड वर्ड एंड बी, यानी कि उन फूलों के गुच्छों के पास या पेड़ पर पूरा दिन क्या आते हैं, पक्षी आते हैं और मधुमक्खियाँ आती हैं। बर्ड्स एंड बीज फ्रीक्वेंट द ट्री शोइंग इट्स स्पोर्ट लाइफ एंड इज़ ए वाइटल पार्ट ऑफ नेचर, यानी कि दिखाया गया कि पेड़ के पास किस प्रकार छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह आते रहते हैं। एंड अब उसने दिन की बात कर ली कि डे के टाइम पे तो पक्षी आते हैं और मधुमक्खियाँ आती हैं। एंड ऑफ्ट यानी कि ऑफन एट नाइट द गार्डन ओवरफ्लो, और रात को ये गार्डन ओवरफ्लो होता है विद वन स्वीट सॉन्ग अलिट्रेशन है सह का, वन स्वीट सॉन्ग डेट सीम टू हैव नो क्लोज। तो रात के टाइम पे भी वहाँ पर एक स्वीट सॉन्ग ओवरफ्लो होता है, रात को जो इंसेक्ट वगैरह वहाँ पर आते हैं उनके साउंड के कारण, और वो साउंड ऐसा लगता है कभी ख़त्म नहीं होगा, हैव नो क्लोज। एट नाइट द गार्डन इज़ अलाइव विद म्यूजिक कॉन्टीन्यूस एंड एंडलेस क्रिएटिंग ए पीसफुल एंड एनचांटिंग एटमोसफियर। एनचांटिंग यानी कि मनमोहक, आकर्षक। अब रात के टाइम पर वो जो स्वीट सॉन्ग है, वो जो भी इंसेक्ट वगैरह वहाँ पे आते हैं, संग डार्कलिंग, डार्कलिंग होता है रात्रि कालीन या फिर रात में गाया गया। संग डार्कलिंग फ्रॉम द ट्री, यानी कि उस पेड़ से एक साउंड क्रिएट होता है जिसे इन्होंने संग डार्कलिंग कहा है। वाइल मैन रिपोज, रिपोज होता है विश्राम करना। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रात को जब इंसान सो जाते हैं उस टाइम पर भी पेड़ पर जीवन चलता रहता है। डे के टाइम पे बता दिया कि पक्षी और मधुमक्खियाँ आते हैं, रात को भी कोई ना कोई इंसेक्ट्स वगैरह छोटे छोटे कीट पतंगे वहाँ पर आते हैं। मतलब रात को भी लाइफ चलती है, दिन को भी चलती है। कॉन्ट्रास्ट भी है, एक तरफ इंसान जो रात को सो जाते हैं। डार्कलिंग शोज नाइट टाइम साउंड वाइल ह्यूमन स्लीप, एम्फेसाइजिंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर्स वाइटलिटी एंड ह्यूमन रेस्ट। जो कंट्रास्ट है, एक तरफ नेचर की वाइटलिटी होती है लगातार, नेचर में जीवन हमेशा चलता रहता है, जबकि इंसान रेस्ट करते हैं रात को। अब इस स्टेंजा का मीनिंग क्या है, तो 4 लाइनों के अंदर आप और डिटेल में अगर समझ में नहीं भी आया तो समझ सकते हो। पहला, द फर्स्ट स्टेंजा इंट्रोड्यूस द मैजेस्टिक कैजुरिना ट्री विद ए डिटेल्ड विजुअल इमेजरी। पहला स्टेंजा के अंदर हमने क्या देखा, जस्ट कैजुरिना ट्री को डिस्क्राइब किया गया है, उसको मैजेस्टिक यानी कि भव्य रूप से दिखाया गया है, कितना विशाल है, कैसे उस पर जीवन चलता है। डिटेल में इसमें विजुअल इमेजरी दिखाई गई है। दूसरा पॉइंट, द क्रीपर सिंबलाइज चैलेंज। क्रीपर यहाँ पे वो जो बेल है एज ए चैलेंज के रूप में है, जिसको सहन कौन करता है, वो कैजुरिना ट्री। तीसरा पॉइंट, बर्ड्स, कौन कौन से यहाँ पे कीट पतंगे आए हैं, इनका नाम याद रखना। बर्ड्स का जिक्र हुआ है, बीज का जिक्र हुआ है, नाइट साउंड का। शो द वाइब्रेंसी ऑफ लाइफ अराउंड द ट्री, जो कि वाइब्रेंसी ऑफ लाइफ पेड़ के चारों ओर है, उसका साउंड यहाँ पे शो करते हैं। नंबर पॉइंट 4, द पोइट यूज सिमिली, यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया जब उसने बेल को लाइक ए ह्यूज पाइथन कहा। पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया, पेड़ को उसने पर्सोनीफाई किया, क्रीपर को भी उसने पर्सोनीफाई किया। हाइपरबोल का यूज़ हुआ जब बात को बढ़ा चढ़ा के बताया गया, जब उसने ये कहा कि पेड़ का शिखर तारों को टच करता है। और चाहो तो यहाँ पर भी एक हाइपरबोल का यूज़ लगा सकते हो, जब वो कहता है कि ऐसा साउंड जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा कोई साउंड होता नहीं जिसकी एंडिंग ना हो। और यहाँ पे अलिट्रेशन का यूज़ हुआ, जैसे हमने स्वीट सॉन्ग के अंदर देखा था, सह साउंड का रिपीटिशन। तो ये इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन और मीनिंग है। इसके बाद में शॉर्ट समरी इसी स्टेंजा की। द कैजुरिना ट्री इज डिपिक्टेड एज ए जाइंट एंड heroic एंटिटी bearing the creeper gracefully. Point number 2, its beauty, flower, birds, bees create a vivid and lively scene. Third, the stanza highlights strength, endurance and harmony with nature.
ये एक शॉर्ट समरी है इस स्टेंजा की। अब हम चलते हैं हमारे स्टेंजा सेकंड पर। सेकंड स्टेंजा के अंदर पोइट आगे फिर से बताएगी, उसी पेड़ को ही डिस्क्राइब करेगी कि वहाँ पर और क्या क्या सीन था, क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती थी। तो पहली लाइन है इसकी, व्हेन फर्स्ट मतलब कि जब पहली बार मॉर्निंग के टाइम पे, माई केसमेट मतलब कि खिड़की या फिर झरोखा, इज़ ए वाइड ओपन थ्रो के बाद में आगे लाइन जुड़ेगी। यहाँ पर ये लाइन कह रही है कि जब सुबह सुबह मैं पहली बार खिड़की को खोलती थी तो खिड़की के जस्ट सामने क्या था, पेड़ था, कैजुरिना ट्री का। द पोइट डिस्क्राइब ओपनिंग हर विंडो अर्ली इन मॉर्निंग टू व्यू द ट्री। तो उस विंडो के जरिए एट डॉन यानी कि मॉर्निंग का टाइम, डॉन बोलते थे डॉन, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम, भोर, जब सूरज उगा नहीं होता, हल्का हल्का उग रहा होता है ना, उस टाइम की बात की जा रही है। एट डॉन माई आईज डिलाइटेड, मेरी आंखें आनंदित हो जाती, खुश हो जाती। ऑन इट रेस्ट, मतलब कि आंखों को रेस्ट मिलता, इसको देखकर आंखें प्रसन्नित हो जाती, डिलाइटेड। हर आईज रेस्ट जॉयफुली ऑन द कैजुरिना ट्री शोइंग हर लव एंड अटैचमेंट। इस यहाँ पे शो हो रहा है लव और अटैचमेंट पेड़ के साथ में। सम टाइम कभी कभी, एंड मोस्ट इन विंटर और ज़्यादातर विंटर के टाइम पे, वो खिड़की खोलती, वो बोलती है कि सम टाइम कभी कभी, या फिर कह लो विंटर के टाइम पर। ऑन इट्स क्रीस्ट होता है शिखर या ऊपर का हिस्सा। एक ग्रे बबून, एक लंगूर या फिर बंदर, सिट्स स्टैचू लाइक अलॉन, तो एक स्टैचू के तरह एक बंदर अकेला बैठा होता था। तो यहाँ पे बबून को कंपेयर कर दिया स्टैचू से, सिमली। ए ग्रे बबून सिट्स स्टिल कंपेयर टू स्टैचू ऑब्जर्विंग द सन राइजिंग, वो वहाँ पर बैठा एक ग्रे बबून वॉचिंग द सनराइज, वो उगते हुए सूरज को देखता। वाइल जबकि ऑन लोअर बोध, बल्कि उस दौरान नीचे की टहनियों पर हिज प्यूनी होता है नन्हा छोटा, ऑफस्प्रिंग होता है बच्चे, लीप अबाउट एंड प्ले होता है उछल कूद करना। तो ये पूरा सीन समझ में आ गया। टोरू दत्त बोल रही है कि जब मैं सुबह सुबह खिड़की खोलती तो उस पेड़ को देखकर मेरी आंखें प्रसन्नित हो जाती, आनंदित हो जाती, क्योंकि उस पेड़ पर वो क्या देखती थी, एक बबून को, और उसके नीचे वाली टहनी पर उसके बच्चे खेल रहे होते थे, उछल कूद कर रहे होते थे। एंड फार यानी कि कुछ दूरी पर, एंड नियर कोकिला, यहाँ पे फार भी है और नियर भी है, जो कि एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीमोरॉन का। दो अपोजिट वर्ड यहाँ पे दे रखे हैं, फार और नियर। हेल द डे यानी कि दिन का स्वागत करती, कहने का मतलब कि एक बंदर ऊपर बैठा हुआ है, नीचे पेड़ टहनी पर उसके बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, और एक कोकिला भी साउंड गा रही है, कुछ म्यूजिक कुछ गा रही है। अब ये सारा का सारा नेचर का सीन है, इसलिए ये नेचर पोइम है। यहाँ तक आप पढ़ रहे हो ना, देखो। अब कोकिला के लिए बात हुई है, तो कोकिला तो इंडिया के अंदर होती है। एंड टू देयर पास्चर वेंड आवर स्लीपी काउ, अब यहाँ पे इन्वर्जन है, आप इसको ऐसे पढ़ो कि आवर स्लीपी काउज वेंड टू देयर पास्चर होता है घास के मैदान, वेंड होता है जाना या फिर पहुँचना, यानी कि उस मॉर्निंग के टाइम पे स्लीपी काउज यानी कि अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो आधी सी नींद के अंदर गायें अपने लिखा ना देर पास्चर, यानी कि अपने घास के मैदानों की तरफ जाती। तो ये भी मॉर्निंग का सीन है। पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है, बुलबुल गाना गा रही है, कोयल, और गायें घास के मैदान की तरफ जा रही हैं। एंड इन द शेडो, और छाए के अंदर, छाए कहाँ बन रही है, ऑन द ब्रॉड टैंक यानी कि वहाँ पर एक बड़ा सा जलाशय, पानी का बड़ा टैंक, कास्ट होता है जैसे टेलीकास्ट करते हैं, तो पेड़ की छाए पास में बने हुए एक बड़े से तालाब में पड़ रही है, और उस छाए के अंदर, तालाब के अंदर, बाय डैट हॉर होता है बुजुर्ग या पुराना ट्री, उस पेड़ के पास जो छाए बन रही है पेड़ की बड़े से तालाब के अंदर, सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट
वहाँ पर एक सीन बन रहा है, क्या बन रहा है वहाँ पर, द वाटर लिलीज, तो यहाँ पर फूलों की बात हो रही है, वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो एंड मॉस्ड, एंड मॉस्ड होता है गुच्छे में ढेर की तरह, यानी कि उस पेड़ की छाए पर, तो पेड़ है कैजुरिना, उसके पास बड़ा सा कुछ तालाब है, तालाब के अंदर पेड़ की छाए पड़ रही है, छाए के अंदर लिली के फ्लावर उगे हुए हैं, जिनको कंपेयर किया गया है स्नो एंड मॉस्ट के साथ, यानी कि बर्फ़ के बड़े बड़े गुच्छों से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर भी सिमिली है। तो ये इस स्टैंजा के अंदर क्या सीन ही है, आपको जस्ट याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ की बात की गई है। एक्सप्लेनेशन और मीनिंग क्या है इस स्टैंजा का। पहला, द स्टैंजा पेंट्स ए मॉर्निंग सीन, ये स्टैंजा मॉर्निंग के सीन को दिखाता है। अराउंड द ट्री थ्रू डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, हर एक की डिटेल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। डिटेल तो है ना, कि बबून अकेला बैठा है, उगते हुए सूरज को देख रहा है, पेड़ पर छोटी टहनी पर उसके बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, कोकिला गा रही है, गायें चरने के लिए जा रही हैं, छाए के अंदर लिलीज फ्लावर हैं, इनको डिस्क्राइब किया गया है। बर्ड्स, बबून, काउज, वाटर लिलीज क्रिएट ए लिवली इंडियन नेचुरल सेटिंग। तीसरा, यहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है क्योंकि सिमिलीज को कंपेयर किया है स्नो के साथ में। अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, और इन्वर्जन जिसकी मैं बात कर रहा था कि सेंटेंस को आगे पीछे करके लिखा जाता है। इन्वर्जन इन सेंटेंस स्ट्रक्चर एनहांस म्यूजिकलिटी एंड फ्लो, इसके म्यूजिकलिटी को और फ्लो को बनाए रखने के लिए इन्वर्जन का यूज़ हुआ है। अलिट्रेशन कहाँ पे आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो, सिट्स स्टैचू, सै से सिट्स, सै से स्टैचू, तो सै साउंड का रिपीटेशन यहाँ पर भी है, इसलिए इसमें अलिट्रेशन भी है। अब समरी की बात करें, इस स्टैंजा के अंदर द पोइट्स विंडो व्यू कैप्चर एज ए सीरीन एंड वाइब्रेंट मॉर्निंग हाईलाइटिंग द ट्रीज सेंट्रल रोल इन द नेचुरल एंड रूरल लैंडस्केप। यहाँ पर सेंटर के अंदर दिखाया गया है ट्री को, कैजुरिना ट्री को, उसके चारों ओर की जो भी इसका एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, शो किया गया है। स्टेंजा सेकंड, अब हमने दो स्टेंजा को कंप्लीट किया है, तो कहीं पर भी इसने बचपन की बात तो की नहीं, इसलिए ये नेचर की पोएम थी। अब यहाँ पर पोइटस क्या कह रही है, अब इसने ऊपर जितनी चीज़ें बताई, पोइट कहते हैं कि बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस, मैग्निफिकेंस होता है भव्यता, महानता। पोइट कह रही है कि इस पेड़ की महानता के कारण नहीं। अब ये लाइन इनकम्प्लीट है क्योंकि इस लाइन की स्टार्टिंग आपको यहाँ से ही करोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पोइट कह रही है कि डियर द कैजुरिना टू माई सोल, इसको भी अब ऐसे पढ़ो, द कैजुरिना इज़ डियर टू माई सोल बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस। अब लाइन समझ में आ गई। पोइटस कह रही है कि कैजुरिना ट्री, डियर होता है प्रिय, टू माई सोल यानी कि मेरी आत्मा या फिर दिल, कि ये कैजुरिना ट्री मेरी आत्मा को, मेरे दिल को प्रिय है, पर इसकी महानता के कारण नहीं। तो किस कारण, तो अगली लाइन बताएगी, ये पेड़ उसको इसलिए प्रिय है क्योंकि बीनीथ इट, इसके नीचे, वी यानी कि हम यानी कि यहाँ पे तोरू दत्त और उसके भाई और बहन हैव प्लेड, खेला करते थे। इसने बता दिया ना कि इसकी महानता के कारण वो पेड़ इसको प्रिय नहीं है, बल्कि इस पेड़ के नीचे हम खेला करते थे। थ्रो ईयर्स में रोल होता है बीत गए, गुजर गए, सालों बीत गए, इस पेड़ के नीचे हम खेला करते थे, इसलिए ये पेड़ मेरे को प्रिय है। अब एपोस्ट्रेफी का यूज़ करेगी पोइट, ये कहती है कि ओ स्वीट कंपेनियंस, यहाँ पे स्वीट कंपेनियंस कौन है, सगे संबंधी यानी कि भाई बहन या फिर और भी जो भी लोग बचपन में इनके साथ उस पेड़ के नीचे खेला करते थे। ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड, जिनको मैं प्यार करती थी, विद लव इंटेंस, इंटेंस होता है गहन, यानी कि जिनको मैं बहुत गहन तरीके से, गहन प्यार से प्यार करती थी। प्यार की इंटेंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बात की गई है। लव्ड विद लव, अलिट्रेशन भी है। तो ओ कंपेनियंस, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, फॉर योर सेक्स, तुम्हारे कारण,
शैल द ट्री बी एवर डियर, इसको पढ़ो, द ट्री शैल बी एवर डियर, कि ये पेड़ हमेशा प्रिय रहेगा। शैल को इसने आगे लगाया क्योंकि यहाँ पर भी इन्वर्जन है। सेंटेंस ऐसे नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं, द ट्री शैल बी एवर डियर। तो पोइटस कह रही है कि तुम्हारे कारण ये पेड़ हमेशा प्रिय रहेगा। ब्लेंट, ब्लेंट होता है मिश्रित या फिर मिलाया हुआ, विद योर इमेजेस, क्योंकि जब जब मैं इन पेड़ को याद करूँगी तो तुम्हारी भी छवियाँ, यादें याद आएंगी। इट शैल अराइज इन मेमोरी, तो ये पेड़ तुम्हारी यादों को अराइज करेगा, यानी कि इस पेड़ के जरिए मैं तुम्हें याद करूँगी। कई बार कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, घर में पुराना घर होता है किसी का, यहाँ पर जैसे आप अभी कोचिंग कर रहे हो तो कोई पुराना कमरा यहाँ पर आप रह रहे हो, तो वो यादें होती है कि यार ये कमरे को देख के मेरे को वो बातें याद आ जाती है ना। कुछ सॉन्ग भी बने हुए हैं ना, तो जैसे वो पंजाबी के अंदर एक कुलवीर झिंजर सिंगर है, उसका सॉन्ग है ना कि जिथे रोज़ सवेरे मिलदी सी यारो वो क्लासरूम बड़ा याद आउंदा है, तो उसको वो क्लासरूम याद आ रहा है। यहाँ पे तुरंत को पेड़ के जरिए अपने भाई बहनों को याद आ रही है। बाकी आप जो भी हिंदी म्यूज़िक जो भी म्यूज़िक सुनते हो तो वहाँ पर किसी न किसी ऑब्जेक्ट के जरिए किसी को याद किया जाता है, वही चीज़ यहाँ पे सेम सीन यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो अभी इसने ये कहा कि इन भाई बहनों की यादों के कारण इस पेड़ हमेशा मेरे याद में रहेगा। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज, ब्लाइंड माइन आइज, पहले तो हॉट टीयर क्या होता है, गर्म आंसू, गर्म आंसू, यानी कि दुख की बात की जा रही है। जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि जब जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, मेरी आंखों में इस प्रकार के आंसू आएंगे तो तुम्हें मैं याद करूँगी इस पेड़ के जरिए। ये शो कर रहा है इंटेंस सोरो को और ग्रीफ को। अभी जैसे ही याद कर रही थी तो यहाँ पे पोइट क्या कह रही है, वट इज़ डैट डर्ज लाइक मरमर डैट आई हियर, कि ये कैसा एक शोक गीत है जिसकी फुसफुसाहट मैं सुन रही हूँ। अभी यहाँ पर एक इमेजरी के तौर पे पोइटस को वो पेड़ भी रोता हुआ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इमेजिन कर पा रही है। व्हाट इज़ डैट डर्ज, डर्ज क्या होता है, हम एलजी के अंदर पढ़ते हैं, एक शोक गीत होता है। यहाँ पे लाइक ये सिमली नहीं है, ये कह रही है कि एक शोक गीत की फुसफुसाहट जैसी मेरे को कुछ सुनाई दे रहा है, डैट आई हियर। यहाँ पे ट्री सीम टू लेमेंट लाइक ए फनरल सॉन्ग, ऐसा दिखाया गया है जैसे वो पेड़ है वो एक फिनरल सॉन्ग गा रहा है। लाइक द सी ब्रेकिंग, अब यहाँ पे सिमिली है, वो जो सॉन्ग आ रहा है ना, जो साउंड आ रहा है उसको कंपेयर किया गया है सी ब्रेकिंग ऑन शिंगल बीच। शिंगल बीच क्या होते हैं, शिंगल जो बीच के किनारे पर जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं उनके टकराने से जो साउंड आता है। लास्ट पोइम मैंने फर्स्ट ग्रेड के अंदर टीच करवाई थी डोवर बीच मैथ्यू और नॉल्ड की, वहाँ पर भी शिंगल बीच का यूज़ उसने किया था कि ये सब पानी आके टकराता है पत्थरों से तो एक प्रकार का साउंड जो आता है जो खोखलेपन को दिखाता है, दुख दर्द को बयां करता है, वैसा ही यहाँ पर है। यहाँ पर भी सिमिली का यूज़ किया है। सिमिली कंपेयरिंग द साउंड ऑफ लेमेंट टू क्रिएट क्रैशिंग वेव्स एम्फेसाइज इट्स इंटेंसिटी। इट इज़ द ट्रीज लेमेंट, तो यहाँ पे पोइट ने बता दिया कि ये जो साउंड आ रहा है, ये जो लेमेंट हो रहा है, ये पेड़ से आ रहा है, तो पेड़ को फिर से पर्सोनिफाई कर दिया। एन ईरी होता है भयानक या फिर रहस्यमयी स्पीच, तो वो पेड़ एक रहस्यमय स्पीच देता है। उस बात की थी डर्ज की, डर्ज प्रकार की स्पीच होती है। लेमेंट शोक गीत होता है, मरने पर गाया जाता है। एलिजी अलग होती है, वो तो आप लोगों ने एलिजी के अंदर पढ़ा होगा ना, एलिजी क्या होती है, डर्ज क्या होता है। द पोइट पर्सोनिफाई द ट्री गिविंग इट ह्यूमन लाइक ग्रीफ, तो यहाँ पर पोइट ने पेड़ को पर्सोनिफाई कर दिया ह्यूमन के गुण, ग्रीफ उसके अंदर लाकर, तो पेड़ भी यहाँ पर रो रहा है। तो ये तुमने पॉइंट पढ़ा था ना कि नेचर एज ए मीडियम, यानी कि नेचर को भी यहाँ पर दुख में दर्द में साथ में दिखाया गया है। डैट हापली होता है शायद संभवतः, टू अननोन लैंड में रीच, और जो पेड़ का वो जो शोक गीत है ना वो कहाँ पर पहुँच रहा है, उस अननोन लैंड पर। ये अननोन लैंड कौन सी है, यहाँ पर तुरदत के भाई बहन चले गए, यानी कि कहते हैं ना कि मरने के बाद हम के दूसरी जगह पर चले जाते हैं, कुछ ऐसा। वो अननोन लैंड होती है, किसी को पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है,
तो ये जो पेड़ का शोक है, दुख दर्द है ना, विलाप है, ये उस अनलैंड लैंड तक रीच कर रहा है, पहुंच रहा है। द लैमेंट इज इमेजिन टू ट्रैवल टू हर डिसीज सिबलिंग्स रेस्टिंग प्लेस लिंकिंग टू द बियॉन्ड मोर्टल वर्ल्ड। इस प्रकार का शोक दिखाया जा रहा है कि जो इस मोर्टल दुनिया से निकल के इमोर्टल वर्ल्ड में जा रहा है। मीनिंग इस स्टेंजा का, दिस स्टेंजा शिफ्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ऊपर के दो स्टेंजा के अंदर क्या था, डिस्क्रिप्शन था पेड़ के बारे में, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया कि पास्ट की बातों को याद किया जा रहा है। द पोइट एम्फेसाइज चाइल्डहुड मेमोरीज, यहाँ पे चाइल्डहुड मेमोरी की बात की जा रही है। इफेक्शन फॉर सिबलिंग, भाई बहनों में जो स्नेह था उसकी बात की गई है, अफेक्शन स्नेह होता है। ग्रीफ एंड नॉस्टैल्जिया की यहाँ पर बात की गई है, इस पर यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है ज़्यादा इस स्टेंजा के अंदर। द ट्री इज़ पर्सोनिफाइड एज ए मर्मर, जो कि कुछ फुसफुसाहट कर रहा है, शोक गीत गा रहा है, जो कि सिंबलाइज करता है मेमोरी को, लॉस को एंड एंडोरिंग इमोशनल कनेक्शन को। शॉर्ट समरी की बात करें इस स्टेंजा के अंदर, द कैजुरिना ट्री इज़ डियर बिकॉज ऑफ चेरिस्ड मेमोरीज विद हर सिबलिंग इवोकिंग इंटेंस नॉस्टैल्जिया एंड सोरो। इस स्टेंजा के अंदर ये बात कही गई है कि ये पेड़ इसलिए प्रिय है क्योंकि इसके साथ उसके अपने की यादें जुड़ी हुई हैं। आगे हमारा स्टेंजा नेक्स्ट है, स्टेंजा फोर्थ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉरी भाई, अगर मैंने भी कोई मैं वर्ड अगर गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ उसके लिए सॉरी। पहला रीज़न ये कि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दूसरा, मैं कोई लाइव टीचिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर तो लाइव हो तो बंदा बीच में 1-2 मिनट पॉज कर ले, सोच ले, बाद में बोल दे। अगर मैं वैसा करूँगा तो जितना मटेरियल आपको मैं दे रहा हूँ 1-1.5 घंटे के अंदर, वो कम से कम 2-3 घंटे में बन जाएगा। तो 2-3 घंटे का मतलब होता है किसी कोचिंग के अंदर 2 या 3 दिन लगाना। तो मेरे को वो मैटर आपको 1.5 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर देना होता है। तो थोड़ा फ्लो होता है, पता नहीं चलता कि वर्ड कौन सा कहाँ पे कैसे प्रोनाउंस कर दिया। बाद में पता चल जाता है कि यार यहाँ पे गलत बोल दिया, तो उसके लिए सॉरी, उसको आप थोड़ा अंडरस्टैंड करके चलना, क्योंकि फ्लो होता है, फ्लो के अंदर पता नहीं चलता कि कौन सा वर्ड कहाँ पे कैसे बोलना और गलत बोल दिया। माइनर से कोई मिस्टेक होती है उसके लिए सॉरी। खैर, हम चलते हैं हमारे स्टैंजा फोर्थ पर। अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। अननोन यानी कि अज्ञात, अनजान, येट वेल नोन यानी कि परिचित। तो पहली बात तो यहाँ पर है आपका पैराडॉक्स, कि दो अपोजिट आइडिया यहाँ पर हैं, एक अननोन एक वेल नोन। ऑक्सीमोरॉन नहीं है, ऑक्सीमोरॉन होता है बट साथ में यहाँ पे पैराडॉक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है पेड़ की। पोइट्स यहाँ पे कह रही है कि वो अननोन भी है और वेल नोन भी है। अननोन इसलिए क्योंकि जब ये पोइम लिखी जा रही है तो पोइटस कहाँ पे है, अब्रोड के अंदर, इसलिए वो दूर है, उससे वो परिचित नहीं है, दूर है, उससे अननोन है। बट वेल नोन क्यों है, क्योंकि जो फीलिंग्स, इमोशंस, यादें हैं वो बहुत ही फैमिलियर है पेड़ के साथ में। इसलिए दो कंट्रास्ट आइडियाज़ हैं जिनको साथ में रखा गया है और मीनिंग इसका कुछ डीप और है, इसलिए यहाँ पर पैराडॉक्स है, ऑक्सीमोरॉन नहीं है। बाकी हम पढ़ते हैं कि जहाँ पैराडॉक्स होता है, ऑक्सीमोरॉन अपने वहाँ पे होता है, बट प्रायोरिटी किसको देनी है, मीनिंग अगर कन्वे कर रहा है, कोई डिफरेंट तीसरा मीनिंग निकल के आ रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा फिर पैराडॉक्स होता है। तो अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। Tree may be physically distant, but spiritually and emotionally it is familiar to poet. I have heard the whale. तो अभी जो ऊपर मैंने पढ़ा कि वो पेड़ रोता है, शोक व्यक्त करता है, पोइट कहते हैं कि मैं उस विलाप को मैंने सुना है। आई हैव हियर्ड डैट वेल, वेल होता है कराना या विलाप करना। फार यानी दूर, क्योंकि अब वो दूर बैठी है, पेड़ उसका बंगाल के अंदर है, ये बैठी है कहाँ पे, फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर। वो कहती मैं यहाँ पर भी सुन पा रही हूँ। अब उसको वो अभी आगे की जितनी लाइनें आएंगी उसका मीनिंग पहले समझ लो, क्योंकि आगे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। वो पेड़ का शोक जो गीत है, विलाप जो है, वो पोइट को कहाँ कहाँ से सुनाई दे रहा है उसके बारे में आगे लिखा गया है। फार अवे इन डिस्टेंट लैंड, यानी कि दूर दूर ज़मीनों से वो साउंड इसको सुनाई देता है। बाय मैनी ए शेल्टर्ड बे,
सुरक्षित खाड़ियों से वो साउंड सुनाई देता है, क्योंकि उसका शोगीत कैसे ट्रैवल कर रहा है। शी कनेक्ट हर मेमोरी ऑफ ट्री टू फार अवे प्लेसेस लाइक फ्रांस एंड इटली, क्योंकि वो दुख यहाँ तक भी शेयर हो रहा है फ्रांस और इटली में। क्रिएटिंग ए रोमांटिक एंड यूनिवर्सल सेटिंग, अब इसलिए वो इंडिया को और वेस्टर्न के अंदर कल्चर को मिक्स कर पा रही है यहाँ पे। वो शोगीत वहाँ पर भी सुनाई दे रहा है उसको। वैन स्लम्बर्ड इन हिज केव द वाटर रैथ, पहले तो ये वाटर रैथ एक तो अलिट्रेशन है। वाटर रैथ होता क्या है, ये झल भूत या फिर पिशाच होता है, पिशाच। कह रहा है कि जब यहाँ पे इमेजरी एक मिस्टिकल स्पिरिट की, मतलब इसको आप समझोगे ऐसे, आप ऐसे को ऐसे समझोगे पानी के अंदर जो भूत पिशाच होते हैं ना, उनमें से भी ये साउंड कटा हुआ नजर आ रहा है, उनमें भी वो शोगीत सुनाई दे रहा है। वैन स्लम्बर्ड इन हिज केव, गुफा, द वाटर रेत, मतलब कि जब भूत का जो भी पानी का जो भूत है वो वहाँ पे स्लम्बर करता है अपनी गुफा से। अगर ये लाइन समझ में नहीं भी आई तो नीचे जो लिखा उसको पढ़ो। यहाँ पे इमेजरी यूज़ की गई है मिस्टिकल स्पिरिट की इन वाटर स्लीपिंग, एडिंग ए मैजिकल एन्चांटिंग टोन। यहाँ पर मैजिकल एन्चांटिंग टोन देने के लिए एक इमेजरी का यूज़ किया गया है, वाटर के अंदर एक स्पिरिट को दिखाया गया है। एंड द वेव जेंटली किस्ड, यहाँ पे वेव यानी कि लहरें जो है ना वो किस कर रही हैं। पहली बात यहाँ पे लहरों को पर्सोनिफाई कर दिया। द क्लासिकल शोर ऑफ फ्रांस एंड इटली, यानी कि फ्रांस और इटली का जो समुद्री किनारा है वहाँ पर जो समुद्र की लहरें वो आती हैं और गुफाएं, समुद्र के किनारे कुछ पथरीले इलाके होते हैं, पहाड़ी चट्टानें होती हैं, चट्टानों में कुछ गुफाएं बनी होती है, तो वहाँ पे आके पानी टच करता है। उसको बोला कि वहाँ पे पानी जो जाता है ना वो गुफाओं को टच करता है, किस करता है। बीनीथ द मून, जब चांदनी रात होती है। वैन अर्थ ले, जब जमीन लेटी होती है, यहाँ पर अर्थ को पर्सोनिफाई किया गया है, अर्थ ले। ट्रांसेड होता है मंत्रमुग्ध, ट्रांसेड मंत्रमुग्ध। इन ए ड्रीमलेस सोन, बेहोशी या नींद। अब ये सारी की सारी जो सीन है ना वो कह रही है कि इन जगहों पर भी ऊपर जितनी बातें आई, वाटर के वो भूत की बात आई, अभी गुफाओं की बात की गई, अभी अर्थ की बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखो 8 नंबर, एंड एवरी टाइम द म्यूज़िक रोज, तो वही म्यूज़िक रोज होता है, वही रोज। कौन सा म्यूज़िक, वही लेमट। बिफोर माइंड इनर विजन, अंदर के विजन से, रोज है फ्रॉम सबलाइन होता है उत्कृष्ट अलौकिक। दाई फॉर्म, कि तुम्हारी वो फॉर्म। ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम, जब मैं खुश रहा करती थी, तुम्हारी जो तस्वीर क्रिएट होती ना, ऊपर के जितने सीन आए वहाँ पर भी मेरे को तुम्हारा वो दुख शोक गीत सुनाई देता है। आई सा दी, मैं तुम्हें देखा, इन माई आउन लव्ड नेटिव क्लाइम यानी कि प्यारा देश, मातृभूमि, नेटिव क्लाइम। वहाँ पर भी मैंने, यानी कि कहने का मतलब कि तुम्हारे साथ मैंने कुछ खुशहाल पल व्यतीत किए हैं तुम्हारे नीचे। द मेमोरी इज़ रूटेड इन हर बिलव्ड होमलैंड, शोइंग द कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड मेमोरी। अभी भी अगर मान लो ये स्टेंजा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो यहाँ से समझो। पहला, द स्टेंजा एम्फेसाइज द स्पिरिचुअल एंड इमोशनल कनेक्शन बिटवीन पोइट एंड द कैजुरिना ट्री। इस स्टेंजा के अंदर पोइट का और कैजुरिना ट्री का स्पिरिचुअल और इमोशनल कनेक्शन दिखाया गया है, स्पिरिचुअल और इमोशनल कनेक्शन, इसलिए थोड़ा सा इसको समझना कॉम्प्लिकेटेड है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इवन इन डिस्टेंट लैंड की बात की गई है फ्रांस और इटली से। द मेमोरी ऑफ द ट्री ट्रांससेंड्स फिजिकल बाउंड्रीज, यानी कि दूर आने पर भी वो पेड़ जो बंगाल के अंदर है वो वहाँ पर भी उसको याद आ रहा है। मिस्टिकल इमेजरी जैसे कि वाटर रेथ, मूनलाइट शोर, देखो चांद की चांदनी और समुद्र का किनारा रात को, ये सारी की सारी मिस्टिकल इमेजरी है। एंड ट्रांसेड अर्थ कन्वेज एटर्निटी, ये कन्वे करते हैं एटर्निटी को, नॉस्टैल्जिया को और ट्रांससेंडेंस को, यानी कि यादों को। जब बंदा ग्लूमी मूड के अंदर होता है, सैड सा, उनको शो करने के लिए इनका यूज़ किया यहाँ पर। फेथ
allows the poet to see beyond reality and spiritually feel the presence of her sibling and childhood memories. इस स्टेंजा की समरी, ये स्टेंजा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं इसको मानता हूँ. द पोइट्स बॉन्ड बिटवीन ट्री ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, कनेक्टिंग हर टू हर चाइल्डहुड होमलैंड एंड स्पिरिचुअल मेमोरीज. तो इसको आप जस्ट रट्टाफिकेशन ही आपको इसका करना पड़ेगा. इस स्टेंजा में क्या था. स्टेंजा फिफ्थ, ये थोड़ा इजी है. अब जो पोइट ने ये कहा कि भाई उससे वो किस प्रकार से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पोइट बोलती है कि देयर फॉर इसलिए आई फाइन, फाइन होता है इच्छा से या इच्छा के द्वारा. आई फाइन वुड कॉन्सक्रेट, कॉन्सक्रेट होता है समर्पित करना या फिर सम्मानित करना. ए ले, तो पोइट कह रही है कि मैं अपनी इच्छा से तुम्हें एक कविता समर्पित करना चाहती हूँ. द पोइटस विशेस टू डेडिकेट ए पोइम टू ऑनर द कैजुरिना ट्री. कैजुरिना ट्री के सम्मान में पोइट यहाँ पे एक पोइम लिखना चाहती है. अनटू दाई ऑनर, यानी कि तुम्हारे सम्मान में. ये आगे लाइन कनेक्ट हो रही है. आई वुड कंसक्रेट ए ले अनटू दाई ऑनर ट्री बिलव्ड ऑफ दोज, की पेड़, बिलव्ड जो कि प्यारा था, ऑफ दोज उनका. ये लाइन आगे कनेक्ट होगी. बिलव्ड ऑफ दोज हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप. ब्लेस्ड स्लीप का मतलब शांत निद्रा, यानी कि डेथ, मृत्यु. कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो पेड़ उनको भी प्यारा था, तो उस पेड़ के सम्मान में मैं एक कविता लिखना चाहती हूँ. फॉर आई रिपोज, यानी कि शांत नींद में लेटे हुए जो मर गए हैं, उनको भी ये पेड़ प्यारा था, तो उनकी यादों में इस पेड़ को सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए मैं एक पोएम लिखना चाहती हूँ. डियरर देन लाइफ टू मी, डियर यानी कि प्यारा, देन लाइफ टू मी यानी कि ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारा है ये पेड़ मेरे को. तो यहाँ पर भी हाइपरबली है, क्योंकि जीवन से प्यारा पेड़ नहीं हो सकता. अलास वर दे, वो थे. तो पोइट यहाँ पे चारों लाइनों को मिक्स करोगे ना तो समझ में आएगा. पोइटस कह रही है कि मैं उस पेड़ के लिए एक सम्मान के रूप में कविता लिखना चाहती हूँ. पेड़ जो कि उन लोगों को भी प्यारा था जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे को मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारे थे. अलास वर दे यानी कि वो थे, अब नहीं है. द पोइट एक्सप्रेस डीप ग्रीफ एंड लॉस फॉर हर लव्ड वंस. तो सॉरी, यहाँ पे पेड़ की बात नहीं हो रही. डियर देन लाइफ टू मी यानी कि वो लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो मेरे को मेरे जीवन से ज़्यादा प्यारे थे, वो अब दुनिया में नहीं है. तो उनकी बात की जा रही है, अरू और अबजू की. अब वो पोइम लिख के ये बताएगी कि माइस्ट, माइस्ट यानी कि आज का माइट है, दाऊ यानी यू, तो मैं इसको माइट यू पढ़ूंगा. माइट यू बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन, यानी कि जब मेरी डेथ भी हो जाएगी तब भी तुम्हें याद किया जाएगा. पेड़ को बोल रही है तुरदुत. विद डेथलेस ट्रीज, तो तुम्हें भी उनमें गिना जाएगा. यहाँ पे वर्ड आता है नंबर, कि तुम्हें भी उन पेड़ों में गिना जाएगा मेरे मरने के बाद में. विद डेथलेस ट्रीज, जो डेथलेस ट्रीज हैं, लाइक दोज इन बोरोडेल. अब यहाँ पे सिमिलर नहीं है, यहाँ पे बताया है कि जिस प्रकार बोरोडेल की घाटियों में जो पेड़ है ना, वो डेथलेस माने जाते हैं. यहाँ पे रेफरेंस है कोई वर्ड्सवर्थ की जो ट्रीज़ का, यो ट्रीज़. बोरोडेल एक घाटी का नाम है, बोरोडेल घाटी का नाम है. तो वहाँ के पेड़ सदाबहार माने जाते हैं, बहुत पुराने माने जाते हैं, बहुत बहुत पुराने. तो पोइटस कह रही है कि जब मैं पोइम लिखूंगी तो तुम्हें भी उन पेड़ों की तरह सदाबहार माना जाएगा. अंडर हुज ऑफुल, उन पेड़ों के बाद बोरोडेल की घाटियों की बात हो रही है कि बोरोडेल घाटी में जो पेड़ है ना, उनके नीचे क्या है, ऑफुल यानी कि भयानक. ब्रांचेस लिंगर्ड पेल, उनके नीचे क्या क्या चीज़ें हैं उन पेड़ों के नीचे. द बोरोडेल ट्रीज ब्रांचेज हेल्ड सिम्बॉलिक फिगर ऑफ फियर, होप, डेथ एंड टाइम. वो बोरोडेल के पेड़ जो हैं वो सिम्बॉलिक फिगर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं फियर को, होप को, डेथ को, टाइम को. एम्फेसाइजिंग लाइफ ट्रांशिएंट नेचर, तो उन्हीं पेड़ों के नीचे अब ये सारे के सारे यहाँ पे पर्सोनिफाई किए गए हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट लेटर देख लो कैपिटल है. फियर, ट्रेम्बलिंग, होप, कांपती हुई इच्छा, ये तो वैसे पर्सोनिफाई है. एंड डेथ,
द स्केल्टन एंड द टाइम्स शैडो। personification of abstract concept show the poet's awareness of morality and the passage of time. And though weak the verse, पोइट कहते हैं कि भले ही हो सकता है मेरी कविता थोड़ी कमज़ोर पड़ जाए, डैट वुड दाई ब्यूटी फेन ओ फेन रिहर्स, यानी कि हो सकता है कि मैं कोई ज़्यादा बढ़िया कविता तुम्हारे लिए ना लिख पाऊँ, पेड़ को बोल रही है। द पोइट हम्बली एक्नॉलेज डैट हर वर्ड मे फेल फॉल शॉर्ट ऑफ कैप्चरिंग ट्रीज ब्यूटी ट्रू ब्यूटी, यानी कि पेड़ की ट्रू ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए पोइट ये कहती है कि हो सकता है कि मेरी कविता छोटी पड़ जाए, मेरी कविता के सामने, मेरी कविता छोटी है तुम्हारी ब्यूटी के सामने। मैं लव, तो जो मेरा तुमसे प्यार है, जो कनेक्शन है, मैं लव डिफेंड, डिफेंड होता है बचाना, तो वो मेरा प्यार तुम्हें डिफेंड करेगा, बचाएगा। यहाँ पर लव को भी पर्सोनिफाई किया गया है। किस चीज़ से डिफेंड करेगा? फ्रॉम ऑब्लिवियस कर्स। अब ऑब्लिवियस कर्स क्या होता है? ऐसा अभिशाप जिसमें किसी को, मान लो किसी को अभिशाप दे दिया जाए कि तुम्हें लोग भूल जाएंगे। तो यहाँ पर पोइट ये कह रही है कि मेरा जो तुमसे कनेक्शन है, जो लव है, वो तुम्हें उस भुला देने वाले श्राप से डिफेंड करेगा, बचाएगा। शी होप लव, यानी कि हर पोइम इफेक्शन विल प्रोटेक्ट द ट्री फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस इमोर्टलाइजिंग इट, यानी कि तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा, तुम्हें नहीं भुलाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है इस स्टेंजा का? द फाइनल स्टेंजा डिक्लेयर द ट्री इमोर्टल थ्रू हर पोइम। यहाँ पे ट्री को इमोर्टल किया जा रहा है पोइम के जरिए। रेफरेंस है यहाँ पर बोर्डेल ट्रीज़ का, जो कनेक्ट करता है कैजुरिना टू एटर्नल मेमोरी एंड लिटरेरी ट्रेडिशन, यानी कि कैजुरिना ट्री को भी उस लिटरेरी ट्रेडिशन से कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं एम्फेसाइज करने के लिए लव को, मेमोरी को, डेथ को और एटर्निटी को। 4 नंबर पॉइंट, द पोइट एंश्योर डैट द ट्री रिमेन्स अलाइव इन लिटरेचर एंड मेमोरी, हॉर्निंग हर सिबलिंग्स एंड चाइल्डहुड। कहने का मतलब कि लिटरेचर के जरिए, इस पोइम के जरिए, जैसे हम आज भी, अब तोरू दत्त की डेथ हो तो कितना टाइम हो गया, आज भी हम उसकी कविता को पढ़ रहे हैं, कैजुरिना ट्री को याद कर पा रहे हैं। स्टेंजा 5 की शॉर्ट समरी, द पोइट इमोर्टलाइज द कैजुरिना ट्री थ्रू हर पोइम ensuring it remains cherished and remembered beyond death, linking love, memory and eternity। अब लास्ट में इसका कंक्लूजन है, थोड़ा आपको बता देता हूँ कि अगर ये पोएम पढ़ के या वीडियो देख के आपको लगे कि भाई समझ में नहीं आ रहा, तो भाई एक बात दिमाग में रख लेना कि आपको इस तरीके से किसी ने समझाया है ही नहीं। शॉर्ट समरी बतानी होती, मैं 10-15 मिनट में बता देता, आपको लगता कि हाँ समझ में आ गई। अरे भाई लिटरेचर अगर इतना ईजी होता तो हर किसी को समझ में आता। यहाँ पर आपको बातें मैंने वो बताई हैं जो आपने कभी सुनी नहीं, तो पहली बार हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड तो लगेंगी। दोबारा इस वीडियो को देखना, क्योंकि क्वेश्चन तो फिर आपका यहीं से बनेगा जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। खैर, बात करते हैं कंक्लूजन की। आवर कैजुरिना ट्री इज़ ए टाइमलेस पोएटिक ट्रिब्यूट टू मेमोरी, लव एंड नेचर। दूसरा, इट मॉर्टलाइज चाइल्डहुड, फैमिलियल लव एंड स्पिरिचुअल इंसाइट। तीसरा, the poem demonstrates Toru Dutt's emotional depth, lyrical skill and philosophical vision। अब यहाँ पे philosophical vision भी था, lyrical skill भी थे, emotional depth भी थी। इसलिए इन चीज़ों को समझने के लिए आपको उस लेवल तक जाना पड़ता है। अगर हम वहाँ पर नहीं जा सकते तो हमें वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती है। मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये थी हमारी पोइम। दोबारा वीडियो को दोबारा वॉच करना, एक एक लाइन को खुद अपनी नोटबुक में नोट्स बनाना, तो जाके आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। चाहता तो मैं भी वीडियो ना रिकॉर्ड करता, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, उसी को इसी प्लेलिस्ट में लगा देता। बट भाई मुझे पता है उस 20 नंबर की वीडियो में समरी तो आपको आ जाएगी। हाँ, हो सकता है समरी में से क्वेश्चन आ जाए, मैं यही बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा। बट अगर उसने कोई थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन बना दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बना दिया, फिर क्या करोगे? ऐसे 15 पोएमें हैं, 15 में से 5 क्वेश्चन चले जाएंगे आपके, फिर आप कहोगे नंबर कट रहे हैं। तो बोरिंग लग रही है, मुझे पता है बोरिंग है,
मुझे रिकॉर्डिंग मैंने सोचा नहीं था कि 1 घंटा 1.5 घंटे बनेगी। फिर बाकी 55 लाइन्स है भाई, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपको खुद को यकीन ना हो तो ये पोइम किसी को अंडरस्टैंड करवा के देखो, बोलो किसी को कि ये पोइम मैं टीच करवाता हूँ, आपको अपने पता चलेगा कि हाँ यार इसको टीच करवाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। खैर ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं करेंगे। अगर आपको मेरे प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ, हो सके तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।